अरावली की पहाड़ियों के बीच एक वीरान किला। और आप सोचिए, एक ऐसी खामोशी जो किसी भी शोर से ज्यादा भारी लगती है। आज हम एक ऐसी ही जगह की पड़ताल करने वाले हैं, राजस्थान का भानगढ़ किला। हमारे पास जो स्रोत है द विस्पर्स ऑफ भानगढ़, वो इसे सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बताता। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इसे एक एहसास बताता है। तो सवाल यह है कि इन खंडरों में आज भी कौन सी कहानियां सांस लेती हैं, और सरकार को क्यों एक बोर्ड लगाना पड़ा कि सूरज ढलने के बाद अंदर जाना मना है। और यही बात तो सबसे दिलचस्प है। डर असल में होता क्या है? वो कोई चीज नहीं है जिसे आप देख या छू सकें। वो एक एहसास है। बिल्कुल, वो एक एहसास है। और भानगढ़ एक ऐसी जगह है जहां के बारे में कहा जाता है कि वहां बहुत कुछ महसूस होता है। तो आज हमारी कोशिश यही समझने की है। हाँ, कि ये एहसास आता कहां से है, इतिहास से, कहानियों से, या फिर हमारे अपने दिमाग से। चलिए तो फिर इस एहसास की परतों को खोलते हैं और शुरुआत वहीं से करते हैं जो भानगढ़ को सबसे पहले रहस्यमयी बनाती है, वो सरकारी चेतावनी। हाँ। किले के बाहर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बोर्ड साफ साफ कहता है, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। ये अपने आप में थोड़ा अजीब नहीं है? अजीब से ज्यादा ये एक बहुत शक्तिशाली, आप कह सकते हैं, मनोवैज्ञानिक ट्रिगर है। अच्छा, कैसे? सोचिए, जब एक सरकारी संस्था आपको किसी जगह से दूर रहने के लिए कहती है, तो वो उस जगह से जुड़े डर को एक तरह की लेजिटिमेसी, एक आधिकारिक मोहर दे देती है। मतलब उसे पक्का कर देती है। हाँ, वो ये नहीं कह रहे कि अंदर जंगली जानवर हो सकते हैं, वो बस कह रहे हैं मत जाओ। ये अधूरापन ही कल्पना को हवा देता है। मतलब ये एक चेतावनी कम और उस जगह के डरावने होने का एक तरह से सरकारी सर्टिफिकेट ज्यादा लगता है। बिल्कुल। किताब में दिन और रात के भानगढ़ के फर्क को बहुत अच्छे से बताया गया है। दिन में ये किसी भी दूसरे ऐतिहासिक खंडर जैसा है, टूरिस्ट है, गाइड है। लोग तस्वीरें खींच रहे हैं। हाँ, लेकिन जैसे ही शाम ढलने लगती है, कहते हैं कि माहौल में एक अजीब सा बदलाव आता है। हवा अचानक ठंडी हो जाती है, पंछियों का चहचहाना बंद हो जाता है और एक सन्नाटा पसर जाता है। और ठीक इसी पल हमारा दिमाग काम करना शुरू कर देता है। माहौल में ये अचानक आया बदलाव, जैसे शोर के बाद की चुप्पी, ये हमारे दिमाग के लिए एक अलर्ट सिग्नल होता है। अच्छा। हजारों सालों से हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता आया है। वो अचानक आए बदलाव को खतरे के संकेत के तौर पर देखता है, और फिर उस खतरे की खाली जगह को भरने के लिए वो कल्पनाएं करने लगता है। किताब में एक स्थानीय का किस्सा है जो कहता है, सूरज डूबने के बाद यहाँ इंसान नहीं, कुछ और चलता है। और फिर एक सवाल उठाया गया है जो वाकई परेशान करने वाला है। जो लोग सूर्यास्त के बाद रुके, वो वैसे वापस क्यों नहीं लौटे? इस वैसे का क्या मतलब हो सकता है? यही तो डर की खूबसूरती है। वैसे का मतलब कुछ भी हो सकता है। शायद वो मानसिक रूप से इतने डर गए कि उनकी शख्सियत बदल गई, या शायद कुछ बुरा हुआ हो। हाँ, या शायद उनके साथ कोई बुरा हादसा हुआ हो। लेकिन ये अनकही बात, ये कहानी का अधूरापन ही डर को कई गुना बढ़ा देता है। ये सुनने वाले को मजबूर करता है कि वो खुद कल्पना करे कि उनके साथ क्या हुआ होगा। और इंसान की कल्पना अक्सर हकीकत से कहीं ज्यादा डरावनी होती है। ये तो हुई माहौल की बात। लेकिन जो चीज भानगढ़ को असल में भानगढ़ बनाती है, वो है यहाँ की कहानी। तांत्रिक सिंघिया और राजकुमारी रत्नावती की। हाँ, बिल्कुल। ये कहानी तो शायद कई लोगों ने सुनी हो, लेकिन किताब में इसके जिस पहलू पर जोर दिया गया है वो है जुनून। सही। सिंघिया सिर्फ एक तांत्रिक नहीं था, वो राजकुमारी के लिए पागलपन की हद तक जुनूनी था। हाँ, और यही जुनून इस कहानी का इंजन है। एक तरफा प्यार, उसे हासिल करने के लिए काले जादू का इस्तेमाल, और फिर उस जादू का उल्टा पड़ जाना। बिल्कुल, ये किसी भी क्लासिक लोक कथा के सारे मसाले हैं। प्यार, धोखा, जादू और बदला। सिंघिया ने एक इत्र पर काला जादू किया था ताकि राजकुमारी उसे लगाते ही उसकी तरफ खिंची चली आए। लेकिन राजकुमारी को इसका पता चल गया और उन्होंने वो इत्र की शीशी एक बड़ी चट्टान पर फेंक दी। जादू उल्टा पड़ा, वो चट्टान सिंघिया की तरफ लुढ़क गई और उसे कुचल दिया। लेकिन किताब कहती है कि मरते मरते उसने श्राप दिया कि भानगढ़ बर्बाद हो जाएगा, यहाँ कोई जिंदा नहीं बचेगा। हाँ, और स्थानीय लोग मानते हैं कि सिंघिया का शरीर तो मर गया, पर उसकी इच्छा, उसका वो जुनून आज भी उस किले की हवा में जिंदा है। यहाँ पर जो बात गौर करने वाली है वो ये है कि कैसे एक कहानी किसी जगह की पहचान बन जाती है। सही बात है। भानगढ़ का एक ठोस ऐतिहासिक कारण भी है वीरान होने का,
जिस पर हम बाद में आएंगे, लेकिन लोग उसे सिंघिया के श्राप से जोड़कर याद रखना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एक ड्रामा है। हाँ, क्योंकि एक श्राप की कहानी उन खंडरों को एक वजह देती है। ये सिर्फ ईंट पत्थर नहीं रह जाते, ये एक दुखद प्रेम कहानी के गवाह बन जाते हैं। और ये कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, बल्कि महसूस भी कराई जाती है। किताब में एक बड़ी डरावनी बात लिखी है। क्या? कि रात में किले के अंदर से कभी-कभी एक बहुत धीमी, टूटी हुई फुसफुसाहट सुनाई देती है, रत्नावती। ओहो। और साथ में एक चेतावनी भी है कि अगर किसी ने ये आवाज सुनी, तो भूलकर भी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। ये एक क्लासिक हॉरर ट्रोप है, पीछे मुड़कर न देखने की चेतावनी। ये हमारे अंदर अनजाने के डर को जगाती है कि अगर मुड़ गए तो क्या होगा। हाँ, अगर हम मुड़ गए तो क्या दिखेगा? कुछ भी नहीं, या कुछ ऐसा जिसे हम देखना नहीं चाहते। ये सवाल उस फुसफुसाहट से ज्यादा डरावना है। ये कहानी सिर्फ एक घटना नहीं बताती, बल्कि सुनने वाले को एक मनोवैज्ञानिक खेल में खींच लेती है। ये तो हुई उस मशहूर कहानी की बात। लेकिन जो चीज भानगढ़ को सच में डरावना बनाती है, वो है लोगों के अपने अनुभव, वो आवाजें और एहसास जिनका कोई सिर पैर नहीं मिलता। सही। किताब में इस बारे में क्या बताया गया है? किताब में ऐसे कई अनुभवों का जिक्र है, जैसे आप एक खाली गलियारे में चल रहे हैं और आपको साफ अपने पीछे किसी के चलने की आवाज आएगी। ओके। आप रुकेंगे तो आवाज भी रुक जाएगी। या फिर अचानक ऐसा महसूस होगा कि कोई ठीक आपके बगल में खड़ा है, एक परछाई सी दिखेगी, लेकिन मुड़कर देखने पर वहां कोई नहीं होगा। यहाँ पर एक तार्किक सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ हमारे दिमाग का खेल नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, और ज्यादातर मामलों में होता भी है। हमारे दिमाग की एक आदत होती है, वो अधूरी चीजों में जानी पहचानी शक्लें या आवाजें ढूंढता है। जैसे बादलों में किसी का चेहरा देखना। हाँ बिल्कुल, या पंखे की आवाज में किसी का नाम सुनना। इसे पेरिडोलिया कहते हैं। अच्छा। और भानगढ़ जैसी डरावनी जगह पर तो हमारा दिमाग खतरे को लेकर पहले से ही हाई अलर्ट पर रहता है। ऐसे में हवा की सरसराहट भी कदमों की आहट लग सकती है। और एक पेड़ की परछाई भी किसी इंसान जैसी दिख सकती है। एग्जैक्टली। ये मनोवैज्ञानिक तर्क अपनी जगह सही है, पर क्या ये महज एक संयोग है कि हजारों लोग सदियों से एक ही तरह के अनुभव की बात कर रहे हैं? जैसे चूड़ियों की खनक या औरतों के रोने की आवाज। क्या ये सिर्फ सबका दिमाग एक जैसा खेल खेल रहा है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इसका एक जवाब ये हो सकता है कि कहानियां हमारे अनुभव को आकार देती हैं। मतलब जब हम भानगढ़ जाने से पहले ही सुन लेते हैं कि वहां औरतों के रोने की आवाज आती है, तो हमारा दिमाग अनजाने में उसी आवाज को खोजने के लिए तैयार हो जाता है। ओके। हमें जो भी अस्पष्ट आवाज सुनाई देगी, हम उसे रोने की आवाज मान लेंगे। इसे एक्सपेक्टेशन बायस कहते हैं। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि इतने सारे लोगों का एक जैसा अनुभव होना इस रहस्य को और गहरा बनाता है। और किताब में स्थानीय गाइडों के हवाले से ये भी बताया गया है कि रात में खंडरों से बच्चों के हंसने और औरतों के रोने की आवाजें आती हैं। ये विचार कि ये आवाजें उन लोगों की हैं जिनका कोई शरीर नहीं है, ये सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि एक शरीर के बिना आवाज का होना वो प्रकृति के नियम के खिलाफ है। ये हमारे यथार्थ की समझ को चुनौती देता है। सही। जब हम किसी चीज का स्रोत नहीं देख पाते, तो हमारा डर कई गुना बढ़ जाता है। ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं, किसकी हैं, ये सवाल जवाब से ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। अब दो और अजीब मान्यताओं पर आते हैं जिनका जिक्र किताब में है। पहली है अधूरे घरों का रहस्य। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। कहा जाता है कि भानगढ़ के आसपास के गांव में कोई भी अपना घर पूरी छत के साथ नहीं बना पाता। जैसे ही वो छत डालने की कोशिश करते हैं, वो रहस्यमयी तरीके से ढह जाती है। ये बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि अब ये सिर्फ एक कहानी नहीं रह गई। ये अधूरी छतें उस तांत्रिक के श्राप का एक जीता जागता भौतिक सबूत बन जाती हैं। एक सबूत जिसे लोग देख सकते हैं। हाँ, एक ऐसी चीज जिसे लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं, जिसका अनुभव कर सकते हैं। ये उस श्राप को हर पीढ़ी के लिए जिंदा रखती है। लोगों का विश्वास है कि भानगढ़ की आत्माएं यहाँ किसी को बसने नहीं देना चाहती। और दूसरी मान्यता मंदिरों से जुड़ी है। किताब के मुताबिक दिन में भानगढ़ के मंदिर शांत और पवित्र लगते हैं, लेकिन रात में सबसे ज्यादा अजीब घटनाएं इन्हीं के पास होती है। अच्छा। दियों का अपने आप बुझ जाना, घंटियों का बिना हवा के हिलना, ये तो समझ आता है। लेकिन एक चीज है जो बहुत ज्यादा डरावनी है। कौन सी? किताब में लिखा है कि कुछ लोगों ने अनुभव किया है कि मंदिरों के पास उन्हें किसी के पुकारने की आवाज आती है, और वो आवाज उन्हीं की होती है जो उन्हीं का नाम ले रही होती है। सच कहूं तो ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये किसी भी भूत की कहानी से ज्यादा डरावना है। ये डर का सबसे चरम रूप है।
अब तक डर बाहरी था, कोई आवाज, कोई परछाई, कोई कहानी। लेकिन जब आप अपनी ही आवाज में अपना नाम सुनते हैं तो डर बाहरी दुनिया से हटकर आपके अंदर आ जाता है। आपकी अपनी पहचान पर सवाल उठ जाता है। हाँ, ये अपनी पहचान पर, आपकी खुद के होने पर सवाल खड़ा कर देता है। अगर ये आवाज मेरी है तो मैं कौन हूं? ये अनुभव किसी को भी मानसिक रूप से हिलाकर रख सकता है। ये डर को पर्सनल बना देता है। तो यहाँ पर दो बिल्कुल अलग अलग बातें सामने आती हैं। एक तरफ इतिहास है और दूसरी तरफ लोक कथा। हाँ, दोनों भानगढ़ के वीरान होने की अपनी अपनी वजह बताते हैं। सही कहा। और ज्यादातर लोग लोक कथा पर विश्वास करना चुनते हैं, लेकिन अगर हम इतिहास को देखें तो वो भी अपनी एक कहानी कहता है। क्या कहता है इतिहास? इतिहास हमें बताता है कि 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के शासनकाल के बाद इस पूरे क्षेत्र में काफी राजनीतिक अस्थिरता थी। मुगलों और स्थानीय राजपूत शासकों के बीच लगातार लड़ाइयां हो रही थीं। तो भानगढ़ शायद इन्हीं लड़ाइयों में उजड़ गया। हो सकता है, और फिर जो कुछ लोग बच गए उन्हें 1783 के आसपास पड़े एक भयानक अकाल ने ये जगह छोड़ने पर मजबूर कर दिया। लेकिन ये वजह युद्ध और अकाल, ये बहुत सूखी और बेजान लगती हैं। इनमें कोई ड्रामा नहीं है। बिल्कुल, और यहीं पर कहानियों की ताकत सामने आती है। ये बहुत दिलचस्प है कि हम इंसान किसी त्रासदी को समझने के लिए तर्क से ज्यादा कहानियों को चुनते हैं। सही बात है। एक श्राप हमें एक विलन देता है, एक वजह देता है, ये बताता है कि ये सब क्यों हुआ। शायद भानगढ़ का असली रहस्य भूत प्रेत नहीं, बल्कि कहानियों की वो ताकत है जो इतिहास के खाली पन्नों को भर देती है और एक साधारण त्रासदी को एक अमर रहस्य में बदल देती है। हाँ, बिल्कुल। किताब भी तो यही सवाल उठाती है, अगर सब युद्ध और अकाल में मर चुके थे तो आज भी इतनी आवाजें और हरकतें क्यों महसूस होती हैं? वहां तैनात सिक्योरिटी गार्ड सूर्यास्त के बाद अंदर कदम क्यों नहीं रखते? हाँ, इन सवालों का जवाब इतिहास के पास नहीं है। और यही वो जगह है जहां भानगढ़ का रहस्य जिंदा रहता है, तर्क और विश्वास के बीच की उस खाली जगह में। चर्चा को खत्म करने से पहले मैं उस अंतिम चेतावनी का जिक्र करना चाहूंगी जो किताब में दी गई है और जो शायद सबसे ज्यादा सिहरन पैदा करती है। अच्छा। वहां के स्थानीय लोग कहते हैं, भानगढ़ जाने से डर नहीं लगता, डर इस बात का है कि भानगढ़ से कुछ आपके साथ वापस ना आ जाए। ये डर का एक बिल्कुल अलग स्तर है। ये उस जगह के प्रभाव को उसकी भौगोलिक सीमाओं से बाहर ले आता है। अब डर सिर्फ उस किले तक सीमित नहीं है, वो आपके घर तक, आपके सपनों तक, आपके जहन तक आ सकता है। किताब में कुछ ऐसे लोगों के अनुभवों का भी जिक्र है जो वहां से लौटने के बाद हुए। कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें हफ्तों तक बुरे सपने आते रहे, कुछ को अचानक अंधेरे से डर लगने लगा और कुछ ने तो यहाँ तक कहा कि उन्हें रात में नींद में अपने कमरे में किसी के चलने की आवाजें सुनाई देती थीं। यहाँ ये समझना जरूरी है कि भानगढ़ सिर्फ एक किला नहीं है, ये इतिहास, लोक कथा और इंसानी मनोविज्ञान का एक संगम है। सही। यहाँ का डर शायद भूतों से ज्यादा उन कहानियों का है जो हमारे जहन में घर कर जाती हैं। जब आप ऐसी किसी जगह पर जाते हैं तो आप सिर्फ एक भौतिक स्थान पर नहीं जाते, आप उन कहानियों के संसार में प्रवेश करते हैं। और कभी-कभी वो कहानियां आपके साथ वापस आ जाती हैं। एग्जैक्टली। तो क्या सच में कोई चीज हमारे साथ वापस आती है या हम बस एक कहानी का बोझ अपने साथ ले आते हैं जो हमें रात में सोने नहीं देती? ये एक बेहतरीन सवाल है और शायद दोनों में कोई फर्क ही ना हो। एक कहानी जो आपके मन में अपनी जड़ें जमा ले, वो किसी आत्मा से कम शक्तिशाली नहीं होती। किताब की अंतिम पंक्ति है, हर जगह से लौटना मुमकिन नहीं होता। हम इस चर्चा को यहीं छोड़ते हैं, इस विचार के साथ कि इसका असल में क्या मतलब है। क्या हम अपने साथ कोई आत्मा लाते हैं या एक ऐसी कहानी जो हमेशा के लिए हमारा हिस्सा बन जाती है?